नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक क्यूआर कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूं, जब ये 2026 से आना था, मतलब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि जहाज आज ही आना था। दूसरा, जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो गुजरात आए हैं और फिर वो बंबई आ जा रहे हैं, और वो बंबई में बहुत से लोगों से उनकी मीटिंग लगी हुई है, और खास करके वो बॉम्बे के फिल्म स्टार और उनके स्टूडियोज, उनका उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो उनका सारा इंटरेस्ट तो मुंबई था, उनका सारा इंटरेस्ट महाराष्ट्र था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र आता या नहीं आता ये वो प्रोजेक्ट, लेकिन एन ऐसे समय जब एक एक एवरेज, मतलब मैं मराठी सिर्फ उसको नहीं बोल रहा हूं जो जन्म से मराठी है, जो वहां से रहते हैं वो भी मराठी बोलते हैं, वो अपने को महाराष्ट्र का मानते हैं उनको। अब वो वही है ही, अब पिछले 50 साल से हैं, कोई 20 साल से। मेरी लड़की भी वही है, तो उसको भी लगता है अब ये तो मतलब अपना ही घर है। ऐसे लोगों के बीच में एक कहीं ना कहीं अंडर करंट है कि हमारे यहाँ से बहुत से उद्योगों को गुजरात जबरदस्ती ले जाया गया है, क्योंकि वहां का नेतृत्व इस समय, देश का नेतृत्व उनको जबरदस्ती ले जा रहा है। ऐसे में इस असेंबली लाइन का उद्घाटन करने से क्या फायदा था? एक तो मैं जरा इस पे आपका वो करना, और दूसरा मैं एक चीज और पूछ लूं, ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड तो बहुत है नहीं, इस तरह की जो असेंबली लाइन्स होती हैं, खास करके जहाज की। तो ये मतलब ये इसका व्हाट वाज द आइडिया एंड व्हाट इज द हरी टू उसको उस सेरेमनी को आज करने का? वो कोई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं है, वो कोई पहला जहाज नहीं रोल आउट कर रहा है, वो कुछ हो रहा है, मतलब एक इवेंट कर दिया जा रहा है। तो जरा इसका और आपका एक योर टेक ऑन दिस, और बहुत दिनों बाद आप आए हैं तो थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में भी दो शब्द बताइएगा। जी जी, धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया। ऐसा है कि जो नए प्रोजेक्ट का जो होने वाला है प्रोग्राम, मुझे पता नहीं, इसकी चर्चा पहले कभी नहीं हुई। मतलब जनरली होता ये है कि कोई विदेशी कोई हेड ऑफ स्टेट आते हैं तो उससे पहले खबर आती है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम अगले महीने में आने वाले हैं, 2 महीने के बाद उनकी विजिट है, जो भी है। एडवांस में एक खबर तो आती है कि आने वाले हैं और इस तरह का कुछ प्रोग्राम बनने जा रहा है। ये सडनली ये खबर पढ़ने में आई, मैंने भी कभी पढ़ा नहीं था। मैं फॉलो करता हूँ कि कौन हेड ऑफ स्टेट इंडिया आ रहे हैं, या फिर हमारे जो प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो उनके दौरे के बारे में एक एडवांस में एक खबर आती है। तो ये सडनली खबर आई है कि स्पेन के प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं और वो इस तरह के किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये सडनली कैसे बना प्रोग्राम, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्यूरियस मामला है। अब अभी मुझसे पूर्व जिन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो राफेल डील वाला मामला था उसमें विमान बनाने का जो एक मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर का उसमें मामला था, वो जो प्रोजेक्ट अंबानी को दिया गया है वो नागपुर में है। वो नागपुर में है उनका प्रोजेक्ट, वो चल रहा है और कुछ पार्ट्स वो बनाते हैं, और वहाँ पूरा प्लेन बनाने का भी एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। तो वो चल रहा है। धीरू भाई अंबानी एरोस्पेस लिमिटेड, ऐसा कुछ उसका नाम है। नागपुर में एक प्रोजेक्ट एनविसाज किया गया था 25 साल पहले, जिसका नाम है मिहान, जिसको कहते हैं मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब फॉर एयरक्राफ्ट एट नागपुर, ऐसा कुछ इसका नाम है। तो उस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर की जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ट्रांसपोर्ट प्लेन्स है, वो सारों का एक हब नागपुर में बने, इस तरह का एक कुछ प्लान था। तो वो प्लान नागपुर में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। मतलब वो
उसके लिए जगह दी गई, उसके लिए काफी बड़ा एक स्पेस एयरमार्क किया गया। वहां पर बहुत सारी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज आई, लेकिन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज बहुत कम है। वहां पर एक बोइंग का एमआरओ जरूर बना है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरऑल जो डेपो जिसको कहते हैं वो बना है। वो बोइंग का मतलब वो एयर इंडिया का ही है। बोइंग के साथ में जो बोइंग के बहुत सारे विमान खरीदे थे उसके उसमें क्विड प्रो क्यो में वो आया था कि हम एक आपको एमआरओ बना कर देंगे, इस तरह से बोइंग ने कहा था, और वो नागपुर में बना है। और भी एक दो नए एमआरओ नागपुर में बने हैं, लेकिन जो जिसको एविएशन हब बनाने का नागपुर में एक प्लान था वो आखिरकार हुआ ही नहीं। नागपुर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, आज जो एयरपोर्ट है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन उसको एक बड़े पैमाने पे लगभग 3-3.5 करोड़ का एक बड़ा सा एयरपोर्ट बनाने का प्लान था। वो भी कोर्ट कचहरी के मामले में, जिसको जीएमआर को शायद दिया गया था, उसमें सरकार ने अपना हाथ खींच लिया था, फिर वो मामला कोर्ट में गया। अभी वो जाकर वो जीएमआर को वापस हाई कोर्ट ने सौंपा है, तो वो एयरपोर्ट का काम अभी चालू होगा। तो ये जो एविएशन का हब नागपुर को बनाने का एक प्लान था, वो अभी तक 20-25 साल से मैंने तो उसको 20 साल मैंने खुद ही रिपोर्ट किया है, तो वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है। ऐसे में इस तरह के एविएशन के प्रोजेक्ट्स, अगर नागपुर को आपने रिसर्च किया था तो इसको नागपुर में लाना चाहिए था, ये प्रोजेक्ट नागपुर में आ सकता था। लेकिन कोशिश हमेशा ये रहती है कि प्रोजेक्ट गुजरात चला जाए। तो अगर आप नागपुर को कार्गो एविएशन हब बनाना चाहते हैं, एविएशन हब बनाना चाहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट नागपुर में क्यों नहीं आ सकता? तो आ सकता था, लेकिन उसको शायद गुजरात ले जाने में मोदी जी का अपना स्वार्थ है। वो तो अपना जो शेयर है वो मध्य प्रदेश को देने के लिए तैयार नहीं थी। चीता का प्रोजेक्ट ही जो है, चीता को रिवाइव करने का जो पूरा प्रोजेक्ट ही है, वो इसलिए भारत में लाया गया कि मोदी जी अपना जो शेयर है उस शेयर को मध्य प्रदेश को देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए फिर चीता लाने का प्रोजेक्ट हुआ। तो मोदी जी इतने पॉजिटिव है गुजरात के बारे में कि भाई वो सारा कुछ गुजरात में ही ले जाना चाहते हैं, और जो गुजरात में है वो किसी और को देना नहीं चाहते। इस तरह से गुजरात के साथ में वो ऑब्सेस्ड है। तो इससे पहले भी महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स जो है, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के गुजरात में वो ले गए हैं। और इसीलिए उसी के चलते महाराष्ट्र में जो गुजराती वर्सेस मराठी ऐसा एक नैरेटिव बना था, उसी के चलते बना था, जिसका लोकसभा में भी काफी वो चला था और उसका असर भी हुआ होगा। तो महाराष्ट्र को केवल एक मोहरा बना के अपना काम करने का जो मोदी और शाह का गुजराती, ये जो दो गुजराती है उनकी जोड़ी का जो एक पैतरा हमेशा महाराष्ट्र के बारे में रहा है, उसका असर महाराष्ट्र के चुनावों पर लोकसभा में दिखाई दिया। उसके बावजूद वो अपने जो भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स है, चिप का प्रोजेक्ट भी शायद वहां चला गया है, वो भी वहां गया है। तो ये सारे प्रोजेक्ट गुजरात में ले जाने का जो एक उनका हमेशा से ही प्रयत्न रहा है, वो इस बार भी सक्सेसफुली वहां पर ले गए हैं। और नागपुर को एक शॉर्ट शिफ्ट जिसको कहते हैं वो दिया गया है। तो ये इसका असर अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा मुझे पता नहीं, इसकी क्या चर्चा होगी मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो मराठी वर्सेस गुजराती वाला जो एक नैरेटिव था वो लोकसभा के लिए ज्यादा रिलेवेंट था, इसलिए वो काफी चला। विधानसभा चुनाव में उसका शायद बहुत ज्यादा कुछ असर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जहां तक महाराष्ट्र के चुनाव की बात है, आपने महाराष्ट्र के बारे में भी कहने के लिए मुझे बोला है। महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो ये है कि महाविकास आघाड़ी के लिए जो मोमेंटम 2-3 महीने पहले बना था, वो मोमेंटम मैं नहीं कहूंगा कि उतना ही अभी स्ट्रांग है। अभी चुनाव का प्रचार शुरू नहीं हुआ है, प्रचार में पता चलेगा कि वो मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। लेकिन जो एज महाविकास आघाड़ी को था वो एज आज भी महाविकास आघाड़ी को है, इसमें कोई शक नहीं। उसको बनाए रखने में महाविकास आघाड़ी, उसको बनाए रखने के लिए महाविकास आघाड़ी क्या कोशिश करती है, वो किस तरह से अपना प्रचार करती है, किस तरह से अपना दांव पेच खेलती है इस चुनाव में, ये देखना होगा। आखिरकार ये होता ही है कि ये आइडियोलॉजिकल नैरेटिव पे खेल चला जाता है, जो पिछले 10 साल से देश में चल रहा है। हिंदुत्व के नाम पे जो पोलराइजेशन वाला खेल है वो चलता है चुनाव में आखिरी स्टेज पे। कास्ट वाला खेल चलता है, कास्ट इक्वेशंस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो सोशल इंजीनियरिंग का खेल चलता है, तो सोशल इंजीनियरिंग में कौन ज्यादा ताकतवर साबित हो, ये भी बहुत कुछ विधानसभा का चुनाव जो उसको प्रभावित करेगा। जो हरियाणा में हुआ, हमने देखा कि ओबीसी बड़े पैमाने पे बीजेपी ने अपने तरफ कर लिए थे, वही कोशिश
महाराष्ट्र में भी महायुति जो है, वो जो बीजेपी लेड अलायंस है वो कर रही है। हमने देखा कि अलग-अलग जातियों के लिए उन्होंने कॉर्पोरेशंस बनाने की घोषणा की है। 7-8 नई जातियों को ओबीसी की लिस्ट में डाला है, जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकती है चुनाव जीतने के लिए। और एक जो लड़की बहन योजना है, उसका भी उनको फ़ायदा होने की अपेक्षा है। तो बहुजन समाज जो है, मतलब जो ओबीसी समाज है, उसको अपने तरफ करने का जो एक काम उन्होंने हरियाणा में किया था, वो यहाँ पर भी वो कर रहे हैं। और ऑलरेडी मराठा वर्सेस एक ओबीसी एक डिवाइड महाराष्ट्र में जो बना है, मराठा रिजर्वेशन की एजिटेशन के चलते, उसको एक्सप्लॉइट करके ओबीसी को अपने तरफ करवाने का एक प्रयत्न महायुति की तरफ से चल रहा है, वो बड़े जोर शोरों से चल रहा है। और जो शेड्यूल्ड कास्ट है, उनमें भी जो सब कैटेगराइजेशन वाला एक इशू काफी जोर पकड़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। उसमें भी जो छोटी-छोटी इतर जातियां है, जो महार एक सबसे बड़ी कम्युनिटी है, तो ये मातंग दूसरी एक कम्युनिटी है, तो मातंग कम्युनिटी को अपनी तरफ करने का एक काम बीजेपी लेड अलायंस जो कर रहा है। तो शेड्यूल कास्ट के बीच में भी छोटी-छोटी जो बाकी जातियां है, उसको अपने तरफ करने का काम वो कर रही है। तो संविधान के मामले में महार जो है वो काफी उन्हें वोकल थे और उसका फायदा महाविकास आघाड़ी हुआ था। तो बाकी जो छोटी-छोटी जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन के मामले में सब कैटेगराइजेशन का एक इशू लेकर उनको अपने तरफ करवाने का काम भी महायुति अंदर से काफी वो सोशल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट उनका जिस तरह से हरियाणा में किया, उस तरह से यहाँ चल रहा है। इसलिए जो मोमेंटम 3 महीने पहले बना था, वो मोमेंटम आज भी कायम है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा आज भी है जो महाविकास आघाड़ी को फायदा दिला सकता है। वो ब्लंट करने में महायुति कितनी सक्सेसफुल हुई है, ये अभी प्रचार के दौरान जिस तरह का रिस्पांस पब्लिक की तरफ से मिलता है उसमें पता चलेगा। लेकिन कांटे की टक्कर है, जितनी लोकसभा में भी थी, मतलब परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, कुछ 0.2% में का ही फर्क पड़ा था और 2 लाख मत ही शायद महाविकास आघाड़ी को ज्यादा मिले थे ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में। अगर आप नंबर्स टैली करते हैं तो एब्सोल्यूट नंबर्स में सिर्फ 2 ही लाख मत ज्यादा मिले थे पूरे महाराष्ट्र में, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो उसको बनाए रखना, उसको आगे बढ़ाना, उसको और बढ़ाना, ये महाविकास आघाड़ी के आगे बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकारी योजनाओं का फायदा पूरी तरह से सरकार ही दे सकती, जो सरकार में वही दे सकता है। आप तो सिर्फ प्रॉमिस कर सकते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उससे लोग कितने अपने तरफ आप करवा सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस तरह की योजनाओं का फायदा जो जनता को देने का डायरेक्ट काम महायुति की तरफ से हुआ है, उसका उनको कितना फायदा होता है ये देखना होगा। एट द एंड ऑफ द डे आइडियोलॉजिकल नैरेटिव आप अपना कितने स्ट्रांग तरीके से रखते हैं, जिससे लोगों के दिल को आप टच करेंगे, इमोशंस को टच कर सकते हैं, जो संविधान के मुद्दे से हुआ था, वो आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके ऊपर महाविकास आघाड़ी का यश जो है वो उसके ऊपर निर्भर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। आनंद जी, ठीक है। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पे डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ, इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।